हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। लेट्स क्रैक नीट यूजी। अगेन हम मिलते हैं अन अकेडमी पर। अन अकेडमी आप और मैं रोज ही मिलते हैं, रोज एक नया रिलेशन बनाते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो हम लोग दोबारा जुड़े हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी एमबी मैम डॉक्टर वीतू भावनानी। पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। तो दोबारा कहूंगी, लेट्स क्रैक नीट यूजी, लेट्स क्रैक इट। आप जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पता है अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया है। अब दोबारा वापस यही बात कि अन अकेडमी के साथ कैसे जुड़ोगे। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में अन अकेडमी अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, आप नीट यूजी के कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आपके फेवरेट एजुकेटर हैं नीट यूजी से रिलेटेड, जैसे आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑप्शंस में जाना है। बहुत सारे कोर्सेस आएंगे। जैसे आपको नीट यूजी पढ़ना है तो नीट यूजी पर आपको क्लिक करके आपको गैड सब्सक्रिप्शन लेना है। अब कौन सा सब्सक्रिप्शन बेस्ट है ये बताती हूँ, और उसको करने पर क्या मिलेगा। उस पे मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टू लाइव इंटरेक्शन। हम लोगों को बच्चों को जानने का मौका मिलता है। एक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की फीलिंग मिलती है। तो घर से बैठकर आप हर चीज को एंजॉय कर सकते हो विद ग्रेट कंफर्ट। उसमें हम लोगों को आपको कोर्सेज देंगे जिसमें प्रॉपर जो भी एग्जाम का सिलेबस है उसे पूरे पैटर्न में टाइम पे कंप्लीट किया जाएगा। जैसे मैंने बच्चों से कहा है कि मैं 7 से 9 जुलाई तक पूरा नीट का कोर्स कंप्लीट कर दूंगी और 2 बार रिवाइज करवा दूंगी। अब उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो, मैं डेली 1 शॉट 1 वीडियो ले लूंगी। कुछ टाइम बाद इंडिविजुअल जो चैप्टर्स होते हैं 1 शॉट 1 वीडियो वाले, वो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, ये चैप्टर 1 शॉट 1 वीडियो। उसके बाद हम लोग इस पूरे 4 चैप्टर को दोबारा रिवाइज कर लेंगे मैराथन सेशन में। वो थ्योरी का भी होगा और क्वेश्चंस का भी होगा। ऐसा नहीं है कि अभी इंडिविजुअल चैप्टर्स पर तो क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, पहले एक बार 10-12 बार चैप्टर खत्म हो जाए, जैसे 10 to 12 चैप्टर्स खत्म कर लिए, फिर एक साथ उनके एमसीक्यूज करेंगे। क्योंकि नीट में तो सारे एमसीक्यूज एक साथ आएंगे ना, तो इंडिविजुअल चैप्टर के इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि आपकी तैयारी नीट जैसी ही हो। ठीक है, टेस्ट आ गए और अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आप रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस प्लस पे सब कुछ पढ़ सकते हो। इसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो है 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन। आपको लिटरली अगर नीट यूजी की तैयारी बहुत ही सिंसियरली करनी है एंड यू सीरियसली वांट रिजल्ट्स, तो 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स बेस्ट है। ठीक है, आपको मेरा रेफरल कोड MB10 यूज करना है और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगेन हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज और है कि बच्चों का ये था कि मैम आज से आप प्लांट फिजियो लेना, मैंने कहा था, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं आज के जो वीडियो में नहीं ले पाऊंगी फोटोसिंथेसिस या प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 12th के चैप्टर्स मैंने बहुत कम 1 शॉट 1 वीडियो में उठाए हैं। तो मैं 12th का एक बहुत ही आसान चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, अब बच्चों को लगता है मैम इजी क्यों कराया, जितना जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बहुत बच्चों को था मैम इसमें नोट्स बनाने की प्रॉब्लम आ रही है, कैसे बनाएं, तो इसलिए मैंने आज इन्वायरमेंटल इश्यूज के बाद ये चैप्टर उठा लिया है। कल से हम लोग एक दिन एक चैप्टर करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का। पॉसिबल हुआ तो मैं सेम डे एक और करा दूंगी, नहीं तो एक प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर देन दूसरा है। तो इसका पैटर्न क्या चलेगा, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, एक एक फ्रॉम टुमारो, ठीक है, विथ एनिमल फिजियोलॉजी। गेटिंग माय पॉइंट, मतलब एक चैप्टर अगर प्लांट का किया है तो सेम डे या उसके दूसरे दिन एनिमल का कराऊंगी। तो प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को देख लेते हैं। अगेन सेशन में जुड़िए, अपने और फ्रेंड्स को भी बताइए, फटाफट इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। MB10 रेफरल कोड यूज करना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पर 1 ईयर एंड 2 ईयर का ही बेस्ट है, आपको वही लेना है। ठीक है, तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के कंटेंट्स क्या हैं, देखो चैप्टर क्या बोल रहा है कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे छोटे, इसमें हम लोग बैक्टीरिया को भी इंक्लूड करते हैं, मतलब मेनली जो हमारा इंक्लूडिंग है वो यूनिसेल्यूलर आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? यूनिसेल्यूलर। भाई बड़ा ऑर्गेनिज्म तो दिख जाएगा, तो यूनिसेल्यूलर बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु, ठीक है। तो क्या अब वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो यूनिसेल्यूलर फंजाई भी हो सकते हैं, वो प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया भी हो गए, फंजाई भी हो गए एंड प्रोटिस्ट भी हो गए, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस भी हो सकते हैं। मैंने आपको एनिमल किंगडम में बताया था ये डिजीज कर सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, कोई भी डिजीज कर सकते हैं। मलेरिया का प्लाज्मोडियम अब प्रोटोजोअन। लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते हैं। सम आर बेनिफिशियल ऑल्सो। मतलब अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल हैं, तो उसके साथ ही गॉड ने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी बनाया है जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हैं, उनके वेलफेयर में काम आते हैं, उनको कोई ना कोई हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो अब कंटेंट्स में क्या देखेंगे। अच्छा एक बात और, नीट में इसका वेटेज बता देती हूं। अगर आप इसका एवरेज लेके चलें तो 2 से 3 क्वेश्चन आप पक्के मान के चलिए। तो छोटा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, बढ़िया कर लो, 2 क्वेश्चन वैसे ही नीट में हो जाएंगे। भाई बड़े टॉपिक से अगर डर लग रहा है तो छोटे छोटे बहुत सारे एक साथ कर लो, तो कम से कम 60% मार्क्स तो आपने ऐसे ही सिक्योर कर लिए, ठीक है। तो कंटेंट्स में क्या देखना है कि माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज हुए, इंडस्ट्रियल बड़े बड़े लेवल पे अगर हमें किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करना है तो कैसे यूज हुए, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट मैंने आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज में भी बताया था कि जो भी आप गंदगी फैलाते हो, चाहे वो म्युनिसिपल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, कोई भी ओवरऑल सीवेज को आप बना लो जिसमें 99% वाटर है और 1% इम्यूनिटीज है। बायोगैस प्रोडक्शन, बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। अब देखो सिंपल टॉपिक है, पूरी थ्योरी मैंने डिजाइन करी है, मैंने टेलीग्राम पे बहुत टाइम से पीडीएफ नहीं डाला है, मैं कल से जो जो चैप्टर हो गए हैं उनके पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगी, ठीक है। लेट्स क्रैक नीट यूजी का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है अनअकैडमी का, उस पर मैं पीडीएफ डाल दूंगी, ठीक है। तो आप लोग वहां से पीडीएफ ले लेना, इसलिए सिर्फ समझना और लॉजिक को देखना। माइक्रोब्स क्या होते हैं? स्मॉल साइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, ओनली सीन बाय माइक्रोस्कोप। इनकी बॉडी को पढ़ने के लिए, इनकी सेल्यूलर मशीनरी को एक्सप्लोर करने के लिए हमें इन्हें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, हमें ये ऐसे नजर नहीं आएंगे। क्योंकि अगर ये यूजफुल है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन अगर ये हार्मफुल है तो क्यों हार्मफुल है, इनकी पैथोजेनिसिटी देखने के लिए, विरुलेंस देखने के लिए हमें इन्हें माइक्रोस्कोप में स्टडी करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोलॉजिकल सिस्टम का, क्योंकि ये भी एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्शन करते हैं, ठीक है। अगर आपको बैक्टीरिया की कॉलोनीज फटाफट बनानी है तो आपको न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए। न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ खाना, फुल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसको खाकर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोड्यूस कहें या ग्रोथ कहें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिम्स होते हैं। सेल डिवीजन से ग्रोथ भी होती है और सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन भी होता है। ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत ही एंशियंट टाइम से भी हैं। जैसे बैक्टीरिया सबसे पहले आ गया। भाई पहले लिनियस सर कंफ्यूज थे कि पहले प्लांट और एनिमल आए, पर नहीं था, पहले बैक्टीरिया आए, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया हॉट गीजर्स में रह सकते हैं, फ्रोजन आइस में रह सकते हैं, हर जगह रह सकते हैं जहां हम ह्यूमन बींग्स कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा तो सर्वाइवल वहां पर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये ओमनीवोरस है, हर जगह प्रेजेंट है। सॉइल में भी एबायोटिक कंपोनेंट में रहेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, एयर में भी, वाटर में भी, एवरीवेयर। हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये यूजफुल है तो ये स्केवेंजर्स का काम भी करते हैं। स्केवेंजर्स का क्या मतलब होता है? डिकम्पोजर्स।
जो कि कॉम्प्लेक्स बॉडी को, डेड एंड डिकेइंग कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंपलर बॉडी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को फैच आउट करके उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। जितनी अच्छी सॉइल की फर्टिलिटी होगी उतना अच्छा क्रॉप यील्ड, कल्टीवेशन, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी होगी। स्ट्रेटजीज में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ यूजफुल टू ह्यूमंस। अब अगर माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर टॉपिक है तो हमें सिर्फ इनके फायदे ही काउंट करने हैं इस चैप्टर में। किस में काम आते हैं? हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब ब्रेड है। ब्रेड एक बोलते ना कि ये तो मेरा ब्रेड एंड बटर है, अगर मैं कमाऊंगी तो मैं खाना खा पाऊंगी, ठीक है। तो ब्रेड एक बहुत ही कॉमन फूड है। मेनली हम लोग ब्रेकफास्ट में लेते हैं, ठीक है, फॉर एनर्जी के लिए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ब्रेड ऑमलेट खा लिया, ब्रेड बटर खा लिया, उसका टोस्ट बना लिया, उसका चीज सैंडविच बना लिया, उसका आलू का सैंडविच बना लिया, कुछ भी। तो ब्रेड बन कैसे रही है? माइक्रोब से, ठीक है। और कोई भी माइक्रोब कब काम करेगा? जब उस माइक्रोब के सेल के अंदर सेल्यूलर मशीनरी में इंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। सेल्यूलर मशीनरी में इंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इंजाइम्स उसकी बॉडी को अलाउ करेंगे टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब ब्रेड बनाने के लिए देखो, ब्रेड एक, हम बोलते ना कि पास में बेकरी है, ब्रेड लेकर आ जाओ, तो एक तरीके से ये बेकरी प्रोडक्ट है। डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, मिल्क से नहीं बन रहा है, बेकरी प्रोडक्ट है। इसको मेनली बेकरी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बेकर्स ईस्ट से बना हुआ है। जो माइक्रोब इसमें यूज किया गया, देखो मेनली जो माइक्रोब्स हैं वो आपके या तो बैक्टीरिया यूज होंगे, या तो बैक्टीरिया को आप माइक्रोब लेकर ह्यूमन वेलफेयर में यूज करो, या फिर फंजाई, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। यहां पर हम लोग जो ईस्ट ले रहे हैं, ईस्ट मतलब वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द फंगस। जैसे फंगस का टाइप ईस्ट भी हो सकता है, फंगस का टाइप स्लाइम मोल्ड्स भी हो सकता है, वो हायर फंगस भी हो सकते हैं, एस्कोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, विजिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो इस तरीके से। तो यहां पर हम लोग ईस्ट को उठा रहे हैं, फंगस को उठा रहे हैं। क्या नाम है? सेकेरोमाइसिस सिर्विसे। क्या नाम है? सेकेरोमाइसिस सिर्विसे। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी सबस्ट्रेट होगा, भाई ब्रेड बनाने के लिए अगर ब्रेड एक प्रोडक्ट है तो कोई सबस्ट्रेट होगा ना, उससे ब्रेड बनी होगी। उस सबस्ट्रेट पे आप इस ईस्ट को डाल दो, इस ईस्ट में क्या है? इंजाइम्स है, और आपको ब्रेड मिल गया। ये पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि आपको सबस्ट्रेट लेना है, उस पे माइक्रोब को एक्ट कराना है, माइक्रोब की बॉडी में वेल डिजाइन, वेल डिफाइंड इंजाइम्स है, और फाइनली वो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब वो ब्रेड भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, कर्ड भी हो सकता है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इन चीजों को बढ़ाने में हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी हेल्प होगी। ज्यादा तादाद में बनेंगे तो हम इन्हें बाहर सेल आउट कर सकते हैं, तो वी कैन इंक्रीज द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जो सेकेरोमाइसिस सिर्विसे है, अब आपको पता है कि इंजाइम के सफिक्स में हमेशा क्या लगता है? एज, 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 ठीक है। तो अमाइलेसिस, माल्टेसिस एंड जाइमेसिस, मेनली ये आपके कह सकते हैं हम लोग स्टार्च। गेटिंग माय पॉइंट? क्या है? स्टार्च है। जैसे जो सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा? स्टार्च होगा, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या है? स्टार्च है। उस पे आप किसको डाल दो? इस पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स,
कि बेकर्स ईस्ट को क्या कहते हैं, सैकेरोमाइसिस सर्विसे। ठीक है, सैकेरोमाइसिस सर्विसे ईस्ट का साइंटिफिक नेम है, इसका कॉमन नेम क्या है, बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट, क्योंकि ये बेकरी का एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। बी फॉर ब्रेड, बी फॉर बेकर्स ईस्ट। ठीक है, अब माइक्रोब्स का जो एक्शन है, ऑब्वियसली अगर वो एक्शन कर रहे हैं, कोई मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों हो सकता है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो सकता है, लेकिन यहां पर जो एक्टिविटी है वो है फर्मेंटेटिव, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर कैटाबॉलिज्म है तो सपोज करो कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, या नहीं सॉरी, कैटाबॉलिज्म है तो हम उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसे काट रहे हैं। एनाबॉलिज्म है हम लोग चीजों को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को ऐड कर रहे हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन क्या है बताओ, एक तरीके का मेटाबॉलिज्म है। गेटिंग माय पॉइंट, आसान सा टॉपिक है, हम लोग फटाफट वन गो में कर लेंगे। थ्योरी मैंने तैयार कर दी है, तो आप लोगों को थ्योरी की कोई टेंशन नहीं है, पॉइंट्स की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि देखो यहां पर जो स्टार्च है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होगा, माल्टोज में। हम लोग डाइल्यूशन एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद माल्टोज किस में कन्वर्ट होगा, माल्टेज में, मतलब पॉली रिड्यूस होकर किस में आ जाएगा, डाई, डाई किस में आ जाएगा, मोनो। ठीक है, मोनोसैकेराइड अगर हम लोग इसको कंसीडर करें, देखो हर जगह आपके पास एक इंजाइम है, हर जगह क्या है हमारे पास एक इंजाइम है। जैसे ये स्टार्च है, इस पे किसने एक्ट किया, अमाइलेज, क्या बना, माल्टोज। ठीक है, माल्टोज पे कौन एक्ट करेगा, माल्टेज, जिसके भी एंड में एज सफिक्स आता है वो इंजाइम होता है। गेटिंग माय पॉइंट, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज पे क्या एक्ट होगा, जाइमेस। ठीक है, और क्या बनेगा, 2H5OH। अब इसमें क्या है, जैसे आपने आटा लिया, अब आटे को गूंद रहे हो, गूंद रहे हो, गूंद रहे हो, और उसमें आपने ये बेकर्स ईस्ट डाल दिया, तो पहले तो अमाइलेज से माल्टोज बना, ठीक है, माल्टेज से ग्लूकोज बना, और फाइनली ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उससे क्या होगा, आटा फूल गया। देखो आप जब कोका कोला पीते हो, जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलते हो, CO2 के बबल्स क्या हो जाते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि CO2 है, प्रेशर है, उसके पास गैस है। ठीक है, तो उससे क्या है, डफ फूला फूला हो जाता है, ठीक है, मोटा मोटा हो जाता है। देन ये देखो, ये जो सैकेरोमाइसिस सर्विसे हैं, ये किस तरीके से आपके बैक्टीरिया से, देखो ध्यान से देखो, देखो ये क्या है, ये काफी हद तक ये ईस्ट का शेप है। ठीक है, ये ईस्ट है, और ये ईस्ट की क्या है, बडिंग है। ईस्ट किससे रिप्रोडक्शन करती है, एसेक्सुअल, बडिंग से, हाइड्रा भी बडिंग से करता है। तो अब देखो ब्रेड, देखो ध्यान से देखो, ये शुगर है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड। शुगर क्या है, पॉलीसैकेराइड है, इस पे ईस्ट ने काम किया, इसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। ठीक है, और फाइनली क्या निकला, C2H5OH एंड CO2, वो पफी पफी डफ हो गया। ठीक है, अब देखो यहां जो ये पोर्स नजर आ रहे हैं ना, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्सपल्शन ऑफ पोर्स, इट इज ड्यू टू दिस। फ्लफी फ्लफी, एकदम पफी पफी सॉफ्ट ब्रेड बनती है। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद दही जमाना। अब देखो दही जमाना क्या है, बहुत आसान है। आपने दूध लिया, थोड़ा सा जमावन लिया, उसमें डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, प्लेट से ढक दिया।
अगर आपने प्लेट से ढका है, दैट मीन्स अगेन यू आर क्रिएटिंग, आप एयर पैसेज को नहीं आने दे रहे हो, आप ऑक्सीजन को अवॉइड कर रहे हो, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें कौन सा इन्वॉल्व है? LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, इंपॉर्टेंट, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, अब देखो मिल्क, जो मिल्क में क्या है, इसके पास ये एंजाइम है लैक्टेज, 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 यहां पर क्या है, बैक्टीरिया हैज एंजाइम। देखो चैप्टर आपको क्या है, थोड़ा लग रहा होगा अरे मैम ऐसा क्यों है, आप इसको क्यों उठा रही हो, ये तो हम खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये चैप्टर छोड़ दूंगी तब भी आप लोगों को बुरा लगेगा कि मैम ये चैप्टर क्यों छोड़ा, इसलिए सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कल से मैं प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दूंगी, इसकी फिक्र मत करो, अभी पढ़ लो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो मिल्क है, मिल्क के अंदर क्या है, मिल्क भी एक तरीके का ये लैक्टोज, क्या है आपके पास, एक लैक्टोज है, हम कह सकते हैं डाइसैकेराइड। ठीक है, अब इस, जैसे आपने कोई भी एक, अगर आपने दही को देखा होगा, अगर आप दही को माइक्रोस्कोप में देखो तो उसमें आपके पास अबंडेंट लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, अबंडेंट अमाउंट में बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया मिल्क पे एक्ट करेगा, मिल्क में क्या है, लैक्टोज है, मिल्क में क्या है, लैक्टोज है। ठीक है, अब मैंने अगेन क्या बोला कि यहां पर जो सबस्ट्रेट है, भाई हम बोलते हैं ना दूध से दही जमाएंगे, पर दही से दही नहीं जमा सकते, मिल्क अगेन एंजाइम एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, कर्ड है, प्रोडक्ट क्या है, कर्ड है। ठीक है, अब देखो लैक्टिक, देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जब दही जमाते हैं, हम लोगों ने एनारोबिक फर्मेंटेशन कराया, तो आप देखना कि कुछ देर बाद दही का जो वो सॉलिड पार्ट है वो बीच में रहेगा और जो लिक्विड पार्ट है वो साइडों में चला जाएगा। क्या होगा, साइडों में चला जाएगा। अब देखो हमें अच्छे से पता है कि मिल्क में एक प्रोटीन होता है केसीन, मिल्क में एक प्रोटीन होता है केसीन। ठीक है, उसका कन्वर्जन पेरा केसीन में होना बहुत जरूरी है, उसका कन्वर्जन पेरा केसीन में होना बहुत जरूरी है। अब देखो कर्ड जो दही होती है वो क्यों बेटर देन मिल्क है, बताओ। जो लैक्टोज है, मिल्क, जो मिल्क शुगर, मिल्क शुगर ये किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड, दही में, तभी तो दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, गेटिंग माय पॉइंट। अब दही में हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, ठीक है, हैज मोर कंटेंट ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 इज साइकोकोबालामिन, मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसीज के लिए हेल्पफुल है, तो इरिथ्रोसाइट, getting my point. Lactic acid bacteria doesn't allow growth of pathogenic organism in our stomach. देखो स्टमक में अगर मैं बात करूं तो अगर हम लोग सीकम की बात करें, ठीक है, सीकम में भी क्या होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अगर आप दही खाओगे तो आप उनकी भी हेल्थ को क्या कर दोगे, अच्छा कर दोगे। तो आपने स्टार्च लिया, उसपे माइक्रोब को एक्ट कराया, माइक्रोब में एंजाइम था, प्रोडक्ट बना। आपने अभी तक इस चैप्टर को देखा होगा पर लॉजिक नहीं देखा। इस चैप्टर का लॉजिक क्या है, अब आपको दही जमानी है, मिल्क आपने सबस्ट्रेट ले लिया, उस पे आपने एंजाइम को एक्ट कराया, आई एम सो सॉरी माइक्रोब का एक्ट कराया, माइक्रोब के पास एंजाइम था, उसने अपने आप को एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाया, अपने आप को बिना ऑल्टर किए, बिना चेंज किए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर। ये देखो दही, कर्ड, आप लोगों को रोज दही खानी चाहिए स्टूडेंट्स, अपनी डाइट में दही को रोज इन्वॉल्व करिए। अब देखो ये जो क्या है,
लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस मतलब लैक्टो का तो मतलब इतना पता है कि प्रेजेंट इन मिल्क, ठीक है। बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोकाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस राउंडेड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोबैसिलस लॉन्ग शेप्ड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, लॉन्ग इलोंगेटेड, ठीक है। अब चीज कैसे बनाओगे? चीज बनाने के लिए क्या है आपको देखो, मिल्क में आप लेमन जूस को क्या कर दो, मिला दो। मिल्क में आप क्या कर दो, लेमन जूस को ऐड कर दो, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि दूध को फाड़ कर आप चीज बना सकते हो। अगेन यहां पर सबस्ट्रेट क्या है, मिल्क है। यहां पर सबस्ट्रेट क्या है आपका, मिल्क है, उससे आप चीज बनाओगे। चीज इज अ प्रोडक्ट, चीज इज अ प्रोडक्ट। अब आप क्या कर रहे हो, आपने नींबू निचोड़ दिया, उसके बाद दूध को क्या करो, आप गर्म करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, थोड़ा सा सॉलिड पार्ट क्रिएट होगा, थोड़ा सा लिक्विड पार्ट क्रिएट होगा, ठीक है। और आप उसको क्या कर दो, कपड़े में बांध दो और उसको निचोड़ दो, पूरा जो लिक्विड पार्ट है वो निकल जाएगा और जो लबदा लबदा गाढ़ा गाढ़ा बनेगा वो क्या बनेगा, चीज बनेगा। अब देखो चीज क्या होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं, राइपन चीज, ठीक है। ये देखो चीज में भी क्या है, पोरस होल्स, पोरस होल्स, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक माइक्रोब्स आर यूज्ड। अगर आपको मिल्क से चीज बनाना है तो स्पेसिफिक माइक्रोब चाहिए, और उस माइक्रोब में कौन आएगा, फंजाई। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब एक बात तो हमें पता चल गई, हम लोगों ने जब कर्ड बनाया तो बैक्टीरिया था, ठीक है। ब्रेड बनाया तो फंजाई था, और अगर चीज बना रहे हैं तो भी फंजाई है। मतलब ले देके माइक्रोब्स में बैक्टीरिया फंजाई ही घूमेगा। अब देखो नाम समझ रहे, कैम्बर्ड चीज, पेनिसिलम कैम्बर्बर्टी, रॉकफोर्ड चीज, पेनिसिलम रॉकफोर्ड, पेनिसिलम रॉकफोर्ड। इज इट क्लियर स्टूडेंट? स्विस चीज, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मिनी, ठीक है। पूरी क्या है, फर्मेंटेशन से ही होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन से ही। देखो चैप्टर बहुत आसान है, ऑब्वियसली बात है इस चैप्टर में हम लोग कोई गजब का ह्यूमर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन मेरा तो यही फर्ज है कि मैं आपको सारे चैप्टर्स वन गो में कराऊंगी। आप कभी टिपिकल भी उठा सकती हूँ, कभी इजी भी, तो आप प्लीज इसके साथ जुड़े रहिए। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर तो मैं खुद से पढ़ लेता हूँ, नहीं, पढ़ा रही हूं तो पढ़ो, ठीक है। अब देखो फर्मेंटेटिव एक्टिविटी जहां पर भी आएगी वहां पर हमेशा CO2 रिलीज होगा, और CO2 रिलीज होगा तो होल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो मॉइस्चर की, आप देखना कभी भी चीज को देखना वो आपको हमेशा ऐसा थोड़ा पिलपिला नजर आएगा। क्यों पिलपिला नजर आएगा, पिलपिला मतलब प्लायाबल, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा पानी है। भाई आपने मान लो उसको निचोड़ा था, पर कहीं ना कहीं जो लिक्विड पार्ट वे है वो रहता है, पूरी तरीके से नहीं निकलता है। तो अगर आप 50% मॉइस्चर है, बहुत सॉफ्ट चीज है, कैम्बर्ड, ठीक है। CS सेमी सॉफ्ट है, रॉकफोर्ड। RS 45% है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। हार्ड चीज है, चेडार चीज, ठीक है। CH, CS, RS एंड CH। अब और किस में यूज हो सकता है, इडली हो गया, डोसा हो गया, उपमा हो गया। ले देखिए क्या करना है आपको, फर्मेंटेटिव एक्टिविटी। इसमें सबस्ट्रेट क्या है, इसमें सबस्ट्रेट क्या है, दालें या फिर चावल, ठीक है। इसका जो मायने से आपने ना चावल को लिया, ठीक है, चावल को लिया, पूरी नाइट आपने उसको ओवर सोक कर दिया और बिल्कुल ढक के रख दिया। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ भी करो लेकिन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो कौन सा माइक्रोब होगा, ल्यूकोनोस्टॉक स्ट्रेप्टोकस, ठीक है। पूरी रात भर आपने रख दिया है, फर्मेंटेशन हो रहा है, कुछ टाइम जैसे आप सुबह देखोगे तो वो अजीब सा आपका सेमी सॉलिड एक पेस्ट बन जाएगा, तो आप उसे इडली डोसा
बना सकते हो। अब रोल इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बड़े बड़े लेवल पर अगर हमें बनाना है किसी चीज को तब भी हम माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बियर, अल्कोहलिक बेवरेजेस में, ठीक है, इसमें जो सबस्ट्रेट है वो मेनली आपका कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा, ठीक है। Microbe, obviously the microbe is going to have enzyme and product, ठीक है। अब बार्ली ग्रेन्स को कौन से आपका जो एंजाइम है वो कौन सा है, सैकेरोमाइसिस सिर्विसे, अल्कोहल बनेगा जिसमें 3 to 6% अल्कोहल का, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं काम करती हूँ, पेन कलर चेंज करती हूँ, आप बोलोगे मैम एक ही एक कलर दिख रहा है, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ एली, सैकेरोमाइसिस, पाइरिफॉर्मिस, ठीक है। बार्ली ग्रेन्स आर फर्मेंटेड, तो कहीं पर बैक्टीरिया है कहीं पर ईस्ट है, पर मेनली आप देखना फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस में आपके फंजाई यूज होंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाइन, सैकेरोमाइसिस, एलिप्सोइडेंस, fruit juices are fermented, alcohol 10 to 20%। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जिनोरा, देखना एवरी अल्कोहल, डिफरेंट अल्कोहल, डिफरेंट परसेंटेज, ठीक है, डिफरेंट परसेंटेज। इसमें 40% क्या है, देखो यहां पर हम लोग कैसे कर सकते हैं कि सबस्ट्रेट क्या है, राइस, प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल, और 40% बनता है, मतलब इतना अमाउंट में अल्कोहल बनता है। सीरियल्स अल्कोहल 50%, ब्रांडी, जूसेस अल्कोहल 65 to 70%, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वोडका, पोटैटो, अगेन स्टार्च, फॉर्मेट 60 to 80%। वोडका में काफी अल्कोहलिक परसेंटेज है। कैश्यू एंड एप्पल अल्कोहल 50%, फॉर्मेशन ऑफ फेनिल। सो हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल डिफरेंट माइक्रोब, ठीक है, डिफरेंट परसेंटेज, ठीक है। अब तीसरा यूज मेडिकल फील्ड में हो रहा है। मेडिकल फील्ड में क्या होगा स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा केमिकल जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करोगे और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारने में हेल्प करेगा, मतलब आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स विदाउट शोइंग एनी इफेक्ट ऑन होस्ट बॉडी। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रोब है, उससे मैंने कोई केमिकल निकाला और मैं उसको कोई दूसरा बैक्टीरिया मारने में यूज कर रही हूँ, मैं उसको प्रोटोजोअल इन्फेक्शन मारने में यूज कर रही हूँ, या मैं उसको फंगस इन्फेक्शन मारने में यूज कर रही हूँ, लेकिन वो केमिकल मेरी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। अब देखो, जो एक पेनिसिलिन फंगस है, मतलब एंटीबायोटिक्स आर ऑलवेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, ये आप स्पोरेंजियम कह सकते हैं। तो आप कह सकते हो फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम, और वो जो एंटीबायोटिक बनाएगा वो क्या है, पेनिसिलिन, ठीक है। अब they are savers for humans, getting my point। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है जो कि साइंटिस्ट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी, ठीक है। उसके बाद बाय चांस डिस्कवरी, वो कुछ और रिसर्च कर रहे थे पर बन क्या गया कुछ और, ठीक है। वो क्या चाहते थे, एक्चुअली वो बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ओरियस पे काम कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान पेनिसिलियम नोटेटम पर चला गया और उन्होंने फाइनली किसकी ग्रोथ कर ली, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। मतलब मैं ये कह सकती हूं
कि पेनिसिलम नोटेटम, पेनिसिलम नोटेटम एक फंगस है, ठीक है, और पेनिसिलिन एक केमिकल है जो कि उस ईस्ट में से निकाला जाता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल करने में यूज होता है, पर होस्ट बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो पेनिसिलिन एन एंटीबायोटिक फंगस, देखो मैंने कितने सिंपल नोट्स बना के दिए हैं, किल अदर माइक्रोब्स, फुल पोटेंशियल है, ठीक है। अब पहली जो डिस्कवरी थी वो तो ठीक है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी, लेकिन जो बाद में और ओवर रिसर्च की वो कौन से साइंटिस्ट ने की, चेन एंड फ्लॉरी, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, क्वेश्चन आता है 1945 में, और काफी हद तक पेनिसिलिन को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज किया था अमेरिकन सोल्जर्स के वुंड्स को ठीक करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स है वो सिर्फ फंगल ओरिजिन की नहीं होती है, वो बैक्टीरियल ओरिजिन की भी होती है। जैसे अगर बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस, तो एंटीबायोटिक क्या होगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। किसने डिस्कवर करी, वॉक्स में, ठीक है स्टूडेंट। अब बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो डिजीजेस को ट्रीट करने में काम आती हैं, जैसे वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, क्लोरेला, टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। Till now 7,000 antibiotics are discovered. अब अगर हम ऑर्गेनिक एसिड को बनाना चाहें तो ऑर्गेनिक एसिड को कैसे करेंगे कि ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, स्टार्च, इस पे आपको LAB डालना है, लैक्टिक एसिड बन गया। तो लैक्टिक एसिड क्या है, प्रोडक्ट। लैक्टिक एसिड क्या है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट, ठीक है। लैक्टिक एसिड प्रिजर्वेटिव एंड गिविंग फ्लेवर्स टू एडिबल, जैसे खाने में खुशबू देनी है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि विनेगर को डालते हैं खुशबू के लिए, और भी मतलब मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कैसे होगा, अगेन एसिटिक एसिड भी आप स्टार्च ले लो, एसिटोबैक्टर, एसिटाइल, ठीक है, और आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, आई बात समझ में। और कहीं ना कहीं जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, बाई प्रोडक्ट फर्मेंटेशन, वो क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और काफी हद तक विनेगर का बहुत बड़ा पार्ट है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड हम लोग काफी हद तक रिलेटेड टू विटामिन सी करें, ठीक है, किससे बन सकता है, कैंडिडा लाइपोलाइटिका, एस्परजिलस नाइगर, म्यूकोर पाइरिफॉर्मिस। एक्ट एज कार्बोहाइड्रेट रिच सॉल्यूशन, कार्बोहाइड्रेट रिच सॉल्यूशन मतलब सबस्ट्रेट क्या हुआ, सबस्ट्रेट क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उस पे आप ये तीनों को लगा दो तो क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड प्रोडक्ट। फिर यूजेस, ठीक है, उसके बाद इंजाइम्स होते हैं। अब देखो इंजाइम्स क्या हैं आपके, प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट्स। इंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोटीन से बने हैं। टर्शियरी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो इंजाइम ही होता है। तो अगर कोई माइक्रोब अपने अंदर इंजाइम रख रहा है पर वो और भी इंजाइम बना सकता है तो क्या जरूरत नहीं है बनाने की, ठीक है। अब हमने बोला पैक्टिनेसिस, एज मतलब कटिंग, कटिंग ऑफ पैक्टिंग मटेरियल, किससे ऑब्टेन हुआ, एस्परजिलस नाइगर फंगस, ठीक है। डाइजेस्ट पैक्टिन, इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलिनकाइन, ठीक है।
जैसे ये हेक्सागोनल है तो साइड में क्या होगा, पैक्टिन का डिपोजिशन होगा, थोड़ी बहुत मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, ठीक है। अब देन ये यूजेस हैं इसके, यूजेस, गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं काम करूंगी, जब मैं मैराथन लूंगी ह्यूमन हेल्थ का, माइक्रोब का, स्ट्रेटेजी का, तो इस चैप्टर को दोबारा लेके इसका चार्ट बना लेना। इसके चार्ट में कैसे करोगे, सबसे पहले सबस्ट्रेट का नेम, देन माइक्रोब, उसका एंजाइम, देन प्रोडक्ट और उसका यूजेस, तो पूरा जो सब कुछ है वो एक चार्ट में आ जाएगा। वो हम लोग मैराथन में करेंगे, अभी पूरा अच्छे से देख लो। प्रोटियोसिस, प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम्स, किससे इवॉल्व हुआ, एस्परजिलस ओरिजे, ठीक है, फंगस और बैक्टीरिया बोथ से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन में एग्जामिनर वही पकड़ेगा जहां आप कंफ्यूज हो गए। वो पूछ सकता है प्रोटियोसिस का क्या ओरिजिन है, बैक्टीरियन या फंगल, बोथ नन ऑफ द अबव, आप कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि काफी सारी चीजें दिमाग में चलेंगी, ठीक है। तो यूज इन क्लियरिंग ऑफ फ्रूट ज्यूसेस, इन डिटर्जेंट्स, फॉर्मुलेशन रिमूवल ऑफ प्रोटीन बेस्ड आपके स्टीम, क्योंकि प्रोटीन्स में क्या है, प्रोटीन्स को जब हम ब्रेक करते हैं तो प्रोटियोसस एंड पेप्टोन्स बनते हैं, ठीक है। लाइपेज, फैट डाइजेस्टिंग, एस्परजिलस, म्यूकर एंड कैंडिडा, ठीक है। डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन फैट बेस्ड स्टेन्स को हटाने के लिए होता है। लाइपेजेस, देखो फैट क्या होता है, टाइप ऑफ लिपिड, फैट क्या होता है, टाइप ऑफ लिपिड। अमाइलेज, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, देखो जैसे सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज, तो हमारे मुंह में 20 to 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। फंगस, एस्परजिलस निजर, ओरिजे, ठीक है, एंड बैसिलस सबटिलिस, मतलब 2 फंजाई एंड 1 बैक्टीरिया, गेटिंग माई पॉइंट। अगेन अमाइलेज किस में आ रहा था, ब्रेड बनाने में, बेकरी, ठीक है। अब देखो बहुत सारे कुछ कुछ चीजों में बायो एक्टिव केमिकल्स को बनाने में भी मदद कर रहा है। बायो एक्टिव केमिकल्स का काफी हद तक ये मतलब होता है कि रिलेटेड टू मतलब बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ठीक है, रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इम्यून ऑल्सो, इम्यून सिस्टम से भी रिलेटेड है। जैसे आपको कोई केमिकल बनाना है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक तरीके का एंजाइम है। टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो ये एक क्लॉट बस्टर है, मतलब जैसे ये क्लॉट बन गया यहां पर, क्लॉट बाय प्लेटलेट एक्शन, ठीक है, फिब्रिन के कारण। तो क्लॉट बस्टर का मतलब क्या होता है, जैसे क्लॉट बन गया है, ये देखो ये जैसे ये आर्टरी है, ठीक है, इस पे क्लॉट बन गया है, क्लॉट बन गया है, बन गया है, बन गया है, तो ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हिंडर हो रहा है, ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, हिंडर हो रहा है। अब जैसे यहां पर क्लॉट हो गया तो ब्लड यहां पर नहीं आएगा, तो डेडनेस हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको डिसॉल्व करना है, इसको क्या करना है, डिसॉल्व। उस डिसॉल्व का काम कौन करेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज। देन आता है साइक्लोस्पोरिनेट, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरा, टॉली प्रोकैडियम इन्फ्लेटम। इज इट क्लियर। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज किस में यूज है स्टूडेंट्स, हार्ट अटैक में, ठीक है। जैसे ये हार्ट है, ठीक है, अब इसकी कोई भी ब्लॉक हो गई है, ठीक है, ये आर्टरी क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है, यहां पर क्लॉट बन गया है, ठीक है, तो हार्ट नॉट फंक्शन प्रॉपरली, नॉट फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इनहिबिट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स रिस्पॉन्स, जैसे
ये कोई भी एक बॉडी का सेल है, ठीक है, ये दूसरी बॉडी का सेल है। अब ये यहाँ पर डोनेट हो रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो 2 है ये फॉरेन है। फॉरेन बॉडी अगर मेरी बॉडी में जाएगी तो टी सेल्स क्या करेंगे, उसको मार देंगे। तो साइक्लोस्पोरे ने जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे किडनी को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लिवर को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उससे पहले ये साइक्लोस्पोरे ने देना जरूरी है कि टी सेल्स को थोड़ी देर के लिए क्विसेंट कर दो, शांत कर दो, क्वाइट कर दो, कि वो उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने नहीं पहुंच जाए, उसको फॉरेन थोड़ी देर के लिए कंसिडर नहीं करें। काम नहीं करेंगे तो उस पोजीशन पे पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। अब स्टेटिन्स, Monascus purpuris helps in lowering the cholesterol level related to fat. हमारी बॉडी काफी हद तक बहुत कोलेस्ट्रॉल बनाती है, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा घी और ऑयल का अमाउंट खाने में कम रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी माय बॉडी इज ब्लेस्ड विद कोलेस्ट्रॉल। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल देखिए आप उसको हर जगह जमा कर रहे हो। रिसर्च ये कहती है कि एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्वेश्चन अभी भी बहुत ही अनआंसर्ड है कि जब भी अचानक हार्ट अटैक आता है तो व्हाट इज एक्चुअली डिपॉजिट, ठीक है। अब सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था इन्वायरमेंटल इश्यूज में कि जो सीवेज होता है उसके अंदर 99% वाटर है और 1% इम्प्यूरिटीज है, ठीक है। नॉट गुड, एक्ट एज अ पोल्यूटेंट। गेटिंग माई पॉइंट, इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर, पैथोजेनिक माइक्रोब्स, ठीक है। अब देखो आपको अच्छे से पता है कि ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट किया जाता है 2 स्टेप्स में, ठीक है। फर्स्ट फिजिकल ट्रीटमेंट, फर्स्ट होगा फिजिकल ट्रीटमेंट और सेकंड होगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब जो फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन है ये किस लिए है, फिल्ट्रेशन टू रिमूव सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल। जैसे ये हो गया, आपने यहां पर एक छलनी रख दी छानने को, ठीक है, ये छलनी है, तो जो बिगर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्लज। गेटिंग माई पॉइंट। तो फिल्टर कराओ, सेडिमेंटेशन कराओ, फिल्टर कराओ, सेडिमेंटेशन कराओ। अब देखो यहां पर ये जो फिल्टर हुआ है इसमें अभी भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इसमें अभी भी क्या है स्टूडेंट्स, स्मॉल पार्टिकल्स हैं। वो क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन से सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर का जो लिक्विड पानी उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो एक तरीके से हमने जो गंदे वेस्ट को क्या कर दिया है, ट्रीट कर दिया है टू मेक इट लेस हार्मफुल, टू मेक इट लेस हार्मफुल, ठीक है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या है कि ये जो प्राइमरी स्लज है, ये जो प्राइमरी स्लज है बाय एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या है देखो, प्राइमरी स्लज हैज ऑर्गेनिक मैटर, तो उसको खाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, वेस्ट कम होता जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड होता है बॉड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखो यहां पर क्या है, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज। प्राइमरी सेडिमेंटेशन रेट में क्या है, यहां पर आप फिल्टरेशन करोगे, ठीक है। फिल्टरेशन से क्या बना, प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज किस में डाल दोगे, एरेशन टैंक में, तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, और कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रीट करा के इसको आउटलेट की फॉर्म में आप
बाहर भेज दोगे। तो एक तरीके से ये जो ट्रीटमेंट हुआ, इट इज एक्टिवेटेड स्लज। गेटिंग माई पॉइंट? लेस हार्मफुल। ठीक है, मतलब प्राइमरी स्लज एरोबिक एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखो इजी सा टॉपिक है, फटाफट बता रहे, कुछ भी इसमें ये नहीं है। मैं अगेन कह रही हूं, चाहे स्टूडेंट टिपिकल टॉपिक हो या इजी टॉपिक हो, क्लास में रेगुलर रहना। अब मैंने तो नहीं कहा था एनसीईआरटी को कितना आसान टॉपिक बना देना, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसको भी टॉपिक को अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, कभी कभार वो बोलते हैं कि जल्दबाजी में गलती होने के कारण सिलेक्शन रुक सकता है। सिलेक्शन क्यों रुकेगा? मैं बैठी हुई हूँ, आप 1 and 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे ही लोगे, मेरा कोड यूज करना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन इज गुड फॉर इकोसिस्टम। ठीक है, गुड फॉर इकोसिस्टम। यहां पर जो सबस्ट्रेट है वो मेनली है काउडंग। ठीक है, उस पे आप मिथेनोजेंस को एक्ट कराओगे। मिथेनोजेंस मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, बायोगैस प्रोडक्शन बैक्टीरिया। गेटिंग माय पॉइंट? और आपको बायोगैस मिल जाएगी। इज इट क्लियर? तो प्लांट रहने वाली वजह से सीवेज हो गया, काउडंग मेजरली। ठीक है, रेसिड्यू आफ्टर। तो इसका प्रोसीजर क्या है? फर्मेंटेशन। treat this cow dung in the absence of oxygen। ठीक है, मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं? देखो, मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन इन ट्रेसेस, नाइट्रोजन, H2S एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या है? काउडंग है, काउडंग इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। भाई गाय का गोबर ही तो है, गाय ने प्लांट को खाया। ठीक है, ग्रास है, काउ, काउडंग। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो आप इस काउडंग पे क्या कर रहे हो? इसको आप बोल रहे हो कि इसको आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में ट्रीट करो। जैसे ही ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, मिथेनोजेंस ग्रो करेंगे। मिथेनोजेंस ग्रो करेंगे तो वो ऑर्गेनिक मैटर को एनारोबिक डाइजेस्ट करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में तोड़ेंगे, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, माइनस ऑक्सीजन। इसके लिए वेल डिजाइन बायोगैस प्लांट है, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि देखो, ये जो मीथेन गैस बन रही है बायोगैस में, इट इज रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, बायोगैस का स्ट्रक्चर क्या है? एक तो डोम शेप स्ट्रक्चर है। इसका देखो मैंने डायग्राम, हाँ ये देखो, यहां पर क्या है? डोम शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, वाटर प्लस काउडंग को मिक्स किया है, स्लरी बनाई है। इज इट क्लियर? देन इस पे मिथेनोजेंस को एक्ट कराया है एंड देन बायोगैस। इज इट क्लियर? मिक्सिंग ऑफ काउडंग एंड वाटर। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ये डंग वाटर है, ठीक है, ये इसमें पास हुआ, तो यहां पर क्या है? एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पर क्या है? ये गैस इकट्ठी हो रही है और जब भी आपको चाहिए आप इसका आउटलेट खोल के गैस को बाहर निकालो, गोबर गैस या फिर बायोगैस। इसका कंस्ट्रक्शन इतना डिफिकल्ट और इतना ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता है, इसे काफी हद तक ये प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। अब
ये सारी है। सील चैम्बर होना चाहिए, नो ऑक्सीजन, एनारोबिक, ठीक है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि देखो जहां पर भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक, तो कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो ये यूज क्या है, एक्सीलेंट फ्यूल है, रिन्यूएबल है, चीप है, एफिशिएंट, नो पोल्यूशन, स्लरी लेफ्ट बिहाइंड एक्ट एज एक्सीलेंट मैन्योर, नेचुरल fertilizer to increase the soil fertility, increase soil fertility, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसकी मेंटेनेंस बहुत करनी पड़ती है, हर जगह पर भी ये लोकेटेड नहीं रहता है, और एफिशिएंसी क्यों है, नॉट टू मच प्रोडक्शन, क्योंकि इनका प्रोडक्शन गोबर गैस, काउ डंग पे डिपेंड करता है। तो जरूरी थोड़ी है कि हर जगह काउ डंग की अवेलेबिलिटी हो, हर जगह आपको काउ मिल जाए, बफेलो मिल जाए। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से भाई देखो, काउ डंग सबस्ट्रेट है, वो तो होना ही चाहिए, उसके बाद ही बाकी चीजें निकलेंगी, ठीक है। अब रोल इन बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं, रिड्यूस क्रॉप ईल्ड, एक तरीके से क्या है, वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया या फिर अदर इंसेक्ट्स। अब देखो ये टॉक्सिक टू ऑल फॉर्म्स, डिस्टर्ब्स फूड चेन, कैसे, मान लो कोई इंसेक्ट आया और किसी भी ग्रीन जैसे अच्छा खासा पैदा हो रहा प्लांट, उसको खा गया, उसकी पत्तियों को खा गया, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो गया, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, वो प्लांट नहीं बना तो हर्बीवोर जिंदा नहीं रह पाए, हर्बीवोर नहीं रहेंगे तो कार्निवोर नहीं रहेंगे, ठीक है। वेरियस बायो कंट्रोल एजेंट्स, इसमें देखो वेरियस बायो कंट्रोल एजेंट्स में हम लोग प्रेडेटर्स को यूज कर सकते हैं, पैथोजेंस एंड हर्बीवोर्स। गेटिंग माय पॉइंट? अब पैथोजेंस में आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर फंजाई बेस्ड। प्रेडेटर्स में मेनली हम लोग इंसेक्ट्स को ले, इज इट क्लियर? लेडी बग, ड्रैगन फ्लाई, सेंटीपीड, स्पाइडर, कैट, फ्रॉग, लिजर्ड। देखो घर में अगर छिपकली घूम रही लिजर्ड तो वो अच्छी है, क्योंकि वो माइट्स को, कीड़े मकोड़ों को खा जाएगी, ईट माइट्स। बायोपेस्टिसाइड, organisms act as drug, ठीक है। देखो जैसे यहां पर भी वायरस भी हो सकते हैं, फंजाई भी और बैक्टीरिया भी, ये दो तरीके के हो सकते हैं। बायो हर्बिसाइड्स, हर्ब्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, अब ये प्लांट है, अब इसके आसपास, एक मिनट स्टूडेंट्स, इसके आसपास जबरदस्ती की वीड्स ग्रो कर रही हैं, ये वीड्स, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज सनलाइट, ठीक है, तो इसको क्या करो, हटा दो, ये चीज प्रॉपर नहीं आ पाएगी, सनलाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी इकोसिस्टम से रिलेटेड, जीपीपी नहीं होगा, एनपीपी का तो सवाल ही नहीं होता, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बीडीसाइड्स, इंसेक्ट्स को बुला सकते हो, ठीक है। बायो इंसेक्टिसाइड में आप इंसेक्ट्स को बुलाओगे, जैसे प्रिडेटर्स हो गए, पैरासिटोइड्स हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल एम्फीडिस कोलोमेनी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैथोजेंस हो गए, पैथोजेंस में क्या होता है, पैथोजेंस मतलब एक्चुअली डिजीज कॉजिंग टू अदर्स, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस, फंजाई है मेटाराइजियम, इसको किल करेगा, ठीक है, इसको भी किल कर देगा, वायरसेस बैक्लोवायरसेस,
इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो ये प्लांट एक्सट्रैक्ट, बैक्टीरियम, नीमेटोड्स, वायरसेस, ये इसको किल कर देंगे पूरी तरीके से, किल, नॉट एबल टू सर्वाइव, नॉट एबल टू सर्वाइव। ठीक है, उसके बाद रोल इन बायो फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज fertility of the soil, enrich nutrients, enrich nutrients, inorganic matter, इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कैल्शियम हो गया, एन, पी, के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, एवरीथिंग। हम लोग चाहते हैं कि बाहर से फर्टिलाइजर केमिकल स्प्रे नहीं हो, क्योंकि उस केमिकल से एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, लैंड पोल्यूशन भी हो रहा है। तो अगर पोल्यूशन होगा तो इश्यू क्रिएट होगा, इन्वायरमेंटल इश्यू में देखा था। तो कॉज पोल्यूशन, केमिकल्स, ठीक है, टॉक्सिक, इम्बैलेंस इन सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी को खराब कर देना, यील्ड डिक्रीज, ठीक है, डिग्रेड इकोसिस्टम, प्लांट्स बिकम मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस, कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा, हंगर साइंस आएंगे, टॉक्सिसिटी होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोगों को कुछ ऑर्गेनिजम्स को लेना है कि नेचुरली ही हम ऑर्गेनिजम्स को देंगे जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके डीकंपोजर्स हैं। ठीक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, हमने बहुत अच्छे से देखा था। फ्री लिविंग में हम लोगों ने देखा था जैसे एजोला हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एनाबीना हो गया, राइजोबियम हो गया। ठीक है, राइजोबियम फ्री लिविंग भी रह सकता है, सिम्बायोटिक भी रह सकता है। तो फ्रीली लिव इन सॉइल, परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। एयर का नाइट्रोजन 78% है, not utilizable, fix it, convert into ammonia, then nitrate, then nitrite। तो अमोनिया फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूजेबल फॉर्म्स, गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो अजोटोबैक्टर, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम। सिम्बायोटिक में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइजोबियम। ये क्या करता है, ये रूट के ऐसे नोड्यूल पर, नोड्यूल, ठीक है, रूट है, उस पे क्या करेगा, चला जाएगा ये राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ही यही होता है कि नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है उसको एज इट इज यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वो दूसरा फॉर्म भी नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा। अब देखो इसके स्टेप्स होते हैं, जैसे हमने कहा इसके बहुत सारे स्टेप्स होंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, अमोनिफिकेशन, इट इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन साइकिल, अमोनिफिकेशन, ठीक है, देन नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। गेटिंग माय पॉइंट? अब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके ड्यूअल रोल है, दो काम करता है, फोटोसिंथेसिस भी, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए है। अब जब मैं कल फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी ना तब आएगा मजा। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर सकता है, तो कहीं ना कहीं इनरिच। एग्जाम्पल में क्या आएंगे, एनाबीना, नॉस्टॉक। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सिम्बायोटिक इन म्यूचुअल एसोसिएशन, एनाबीना एजोले विथ लीफ कैविटीज ऑफ फर्न, ऐसी पत्ती होती है इसकी, ठीक है, बिल्कुल ऐसी। द फर्न होटल में कोई रुका होगा तो द फर्न के ऊपर ऐसी पत्ती बनी हुई रहती है, ठीक है, इस पे होता है एनाबीना अजोले। इज इट क्लियर? इट ऑल्सो फिक्सेस नाइट्रोजन, जिससे कि हम नाइट्रोजन को, देखो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन क्यों जरूरी है, प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, अमीनो एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, डीएनए बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए,
सब कुछ बनाने के लिए चाहिए। अब हम लोग देखो अगर एक स्पीशीज की तरफ और जाए, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? फंगस का एसोसिएशन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैंने आपको माइकोराइजा पढ़ा दिया है, तो फंगस की ऐसी कौन सी स्पीशीज होंगी? ग्लोमस स्पीशीज। और मेनली किसके साथ एसोसिएटेड होगा? जिम्नोस्पर्म्स के साथ। गेटिंग माय पॉइंट? फंगस को यहां पर क्या है? शेल्टर मिल गया, ठीक है, प्लांट से फूड मिल गया। और अब अगर फंगस डिकम्पोजर है तो कहीं ना कहीं डिकम्पोज होकर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाकर प्लांट को दे देगा, तो प्लांट की फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अच्छी फर्टिलिटी होगी, प्लांट का इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस। गेटिंग माय पॉइंट? Advantages: increase yield, non-pollutant, improve soil texture, do not allow pathogens to flourish, enrich soil fertility. Getting my point? जैसे ये रूट्स हैं, ठीक है, अब ये फंगस है, फंगस किस में है? सॉइल में है। डिकम्पोज न्यूट्रिएंट्स को कहां दे रहा है? यहां पर रूट में। गेटिंग माय पॉइंट? न्यूट्रिएंट्स। तो फंगस क्या कर रहा है? सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा रहा है और प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ा रहा है, तो ईल्ड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ड्यूअल रोल, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, फाइनली हमने छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर 1 गो में कर लिया। तो अब आप क्या करेंगे? इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आर बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके लिए आपको MB10 प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब इन्वायरमेंटल इशू होगा, माइक्रो वगैरह। अब हम थोड़े से भारी टॉपिक उठाएंगे। तो नेक्स्ट में वी विल टेक प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, विथ एनिमल फिजियोलॉजी। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो स्टूडेंट्स मजा आया? देखो मैं भी 1 गो में बोलते बोलते मेरे तो गला नहीं बैठा अभी तक। तो प्लीज इस चैप्टर को फोकस करिए, आसान सा है, इजी सा चैप्टर है। आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। ये हो गया, वो हो गया, देखो सबस्ट्रेट, पैथोजन, इंजाइम और प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट निकला है उसका यूज है, जैसे ब्रेड का यूज है, कर्ड का यूज है, बियर का यूज है, ठीक है, और आपका ये ऑर्गेनिक एसिड का यूज है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका यूज है, ठीक है। तो अगेन कहूंगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, रेगुलर रहिए। मैं रेगुलर 1 शॉट 1 वीडियो आप लोगों के लिए ला रही हूँ। अब वो चाहे जो भी चैप्टर हो पूरे कवर करेंगे, ठीक है। 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट। मेरा कोड यूज करिए MB10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अगले सेशन में प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी ऑल्टरनेट स्टार्ट करेंगे, तो जरूर जुड़िएगा, जाइएगा कहीं नहीं। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।